जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 13th चैप्टर अणुगति सिद्धांत यानी काइनेटिक थियरी आप गैसेस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। यहाँ पर हम लोग गैसों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि गैसों के अंदर कुछ विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है, जैसे कि गैसों को हम चाहें तो सरलता से दबा सकते हैं। अगर किसी ब्लाडर में या गुब्बारे में गैस भरी होती है, उस गैस को हम चाहते हैं तो बड़ी सरलता से दबा सकते हैं, यानी गैसों को दबाया जा सकता है। और इसके साथ साथ आपको ये भी पता है कि गैसों का आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होता है। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि अगर कोई पदार्थ गैस अवस्था में है तो ठोस और द्रव की तुलना में गैस का घनत्व काफ़ी कम होता है। ये तो सामान्य गैसों के भौतिक गुण रहे। अब हम लोगों को गैसों से संबंधित कुछ नियम पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोगों को बायल का नियम पढ़ना है। तो हम लोग देखेंगे बायल का नियम जिसको आप पहले से पढ़ते आए हैं, आप फिजिक्स में भी पढ़े हैं और केमिस्ट्री में भी पढ़े हैं। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायल्स लॉ। बायल का नियम क्या है? बायल का नियम हम लोग देखें, बायल के नियम में ताप स्थिर होता है। तो स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये है बायल का नियम। अब यहाँ से अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे, कांस्टेंट जुटेगा और फिर K/P हो जाएगा। K कोई अनुक्रमानुपाती नियतांक है। फिर अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये हो जाएगा PV = K। अब मान लीजिए गैस का प्रारंभ में दाब P1 और आयतन V1 है, तो P1 V1 = K हो जाएगा। और अगर बाद में दाब P2 और आयतन V2 हो जाए तो P2 V2 = K हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम इन दोनों समीकरणों की तुलना कर दें तो दोनों का राइट साइड सेम है। अगर दोनों का राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी सेम हो जाएगा, यानी P1 V1 = P2 V2। तो ये बायल का नियम है। इस पे आधारित न्यूमेरिकल हम लोगों को सॉल्व करने होंगे और हम लोग न्यूमेरिकल आगे सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद जो दूसरा नियम है, ये तो पहला नियम आता है बायल का नियम। और अगर हम दूसरे नियम की बात करें तो दूसरा नियम आता है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम यानी कि चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ क्या है, हम लोग इसको भी देख लें। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स का नियम। तो देखिए, बायल के नियम में ताप स्थिर होता है, जबकि चार्ल्स के नियम में दाब स्थिर होता है। तो स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। ये चार्ल्स का नियम है। अब यहाँ से भी हम अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटावें तो V = हो जाएगा, यहाँ भी कांस्टेंट जुड़ेगा K और फिर T हो जाएगा। अब अगर हम T को इधर ला दें तो V/T = K हो जाएगा। अब समझिए आप जरा, अगर
गैस का आयतन V1 और उस समय का टेम्परेचर T1 हो तो V1/T1 = K हो जाएगा। अब इसी प्रकार अगर आयतन V2 हो जाए और ताप T2 हो जाए तो V2/T2 = K हो जाएगा। अब हम कंपैरिजन करेंगे, अगर दोनों का राइट साइड सेम हो तो लेफ्ट साइड भी सेम हो जाएगा, यानी V1/T1 = V2/T2 हो जाएगा। तो इस सूत्र की सहायता से यहाँ पर देख रहे हैं 4 राशियाँ हैं, 4 राशियों में से कोई 3 राशि ज्ञात है तो चौथे राशि की गणना कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ भी ये जो 4 राशियाँ हैं, 4 राशियों में से कोई 3 राशियाँ आपको मालूम हो तो चौथे राशि की गणना हम कर सकते हैं। इसके बाद एक टर्म आता है आदर्श गैस। आदर्श गैस जिसको हम कह सकते हैं आइडियल गैस या परफेक्ट गैस भी कहते हैं। तो परफेक्ट गैस भी कह सकते हैं, आइडियल गैस भी कह सकते हैं। तो परफेक्ट गैस, देखिए आदर्श गैस किसको कहते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि आदर्श शब्द कभी होता नहीं है। आदर्श का मतलब ये हुआ कि जिसके अंदर 100% बिल्कुल बिना दोष का हो, जिसके अंदर एक भी % का दोष न हो, जो 100% सही हो, उसको हम कहते हैं आदर्श। लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु प्रकृति के अतिरिक्त या कह लीजिए ईश्वर के अतिरिक्त इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको हम 100% मान सके। तो आदर्श गैस, लेकिन ये माना जाता है कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छाई होती है उसको हम आदर्श मान लेते हैं। तो आदर्श गैस की कल्पना की गई है। और आदर्श गैस किसको कहा गया, तो वे गैसें जो बायल और चार्ल्स के नियमों का 100% पालन करती हैं उन्हें हम आदर्श गैस कहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी ऐसी गैस नहीं है जो 100% बायल एवं चार्ल्स के नियम का पालन करे। लेकिन कुछ गैसें ऐसी हैं जो कुछ हद तक बायल और चार्ल्स के नियम, मतलब लगभग 70% 75% जो है ये बायल और चार्ल्स के नियम का पालन करती हैं, इसलिए इनको आदर्श गैस कहा गया है। अब इसके बाद बारी आती है आदर्श गैस के समीकरण की। तो अब आदर्श गैस समीकरण क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखें। आदर्श गैस समीकरण आइडियल गैस इक्वेशन या परफेक्ट गैस इक्वेशन भी कह सकते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन ये क्या होता है आप ध्यान से देखें। तो बायल एवं चार्ल्स के नियमों से जो समीकरण प्राप्त होता है उसे ही हम आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। तो देखिए बायल के नियम में आपने देखा है V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 मान लें, और फिर इसके बाद आपने देखा है चार्ल्स के नियम में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब अगर इन दोनों समीकरणों को हम मिला दें तो फिर देखें क्या मिलेगा। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T/P। अब अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट जुटेगा। तो जब अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो कांस्टेंट जुटता है, और यहाँ पर कांस्टेंट जुटता है कैपिटल R, फिर ये है T और नीचे हो जाएगा P। P का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये हो जाता है PV = RT। तो ये PV = RT को ही आदर्श गैस का समीकरण कहते हैं। जहाँ P दाब है, V आयतन है, T परम ताप है और R को हम गैस नियतांक कहा करते हैं।
और अगर हम यहाँ पर r का मात्रक, r की बीमा निकालना चाहें तो चलिए हम इधर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें r की वैल्यू तो r इजकल टू हो जाएगा PV/T। और चलिए अब यहाँ पर हम सबका मात्रक रख देते हैं और मात्रक रख के देख रहे हैं P दाब है, दाब का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसके बाद देखिए यहाँ पर ये आयतन है, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है। कैपिटल T परम ताप है, परम ताप का मात्रक केल्विन होता है। तो चलिए अच्छा, अब जो है चूंकि यहाँ पर गैस का 1 मोल लिया गया था, तो गैस का जब 1 मोल लिया गया था तो यहाँ पर, या चलिए हम मोल न लेकर के हम छोड़ देते हैं ऐसे ही, क्योंकि अगर गैस में, ऐसे समझ लीजिए, अगर गैस में मोलों की संख्या म्यू हो तो इस समीकरण में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाता है, PV इजक्वल टू म्यू RT कर देते हैं। म्यू जो है मोलों की संख्या है, और मोलों की संख्या कैसे निकलती है, तो गैस के भार में उसके अणु भार से भाग दे देते हैं तो गैस के मोलों की संख्या ज्ञात हो जाती है। तो यहाँ नीचे जो है म्यू भी आ जाएगा। तो इस प्रकार देखें, म्यू को जो है हम मोल लिख सकते हैं, यहाँ मोल लिख देंगे। और फिर इसके बाद जो है ये T है, तो T परम ताप होता है, परम ताप का मात्रक केल्विन होता है। तो ये हो गया आपका केल्विन। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हो गया, तो ये हो गया न्यूटन मीटर, और ये हो गया आपका मोल केल्विन। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर देखें, न्यूटन मीटर पर मोल केल्विन, ये R गैस नियतांक का मात्रक रहा। लेकिन जानते हैं न्यूटन मीटर जो होता है जूल के बराबर होता है, ये आपको मालूम है। तो न्यूटन मीटर के जगह पे हम जूल भी लिख सकते हैं, जूल पर मोल केल्विन लिख देंगे, पर मोल केल्विन। तो ये भी मात्रक हो जाएगा यहाँ से। लेकिन अगर इसको हम MKSA पद्धति में कन्वर्ट कर दें तो देखिए न्यूटन है, न्यूटन फोर्स का मात्रक होता है, और फोर्स का मात्रक न्यूटन, और यह बराबर m इंटू ए, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन जो होगा वह किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और फिर यहाँ पर मीटर पहले से मौजूद है, और फिर इसके बाद जो है यहाँ नीचे मोल है, तो मोल जो है अमाउंट है, अमाउंट का कोई मात्रक अगर ऐसे लिखेंगे तो ये मोल हो जाएगा, मोल। और फिर यहाँ हो जाएगा ये केल्विन तो रहेगा ही। तो अब देखें ये क्या हो जाएगा, इसका मात्रक ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर मोल केल्विन हो जाएगा। या अगर इसको ऊपर लेकर के हम चले जाए तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड टू द पावर -2, और ये हो जाएगा मोल इनवर्स, और ये हो जाएगा आपका केल्विन इनवर्स। अब अगर यहाँ से हम बीमा लिखना चाहें, देखिए एक बात याद रखे रहिए, म्यू जो है मोलों की संख्या है और संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है। तो इस प्रकार देखिए किलोग्राम द्रव्यमान है, द्रव्यमान की बीमा कैपिटल M, और मीटर लंबाई की बीमा L स्क्वायर, सेकेंड टाइम है तो टाइम की बीमा T टू दी पावर -T हो जाए, -2 हो जाएगा। मोल की कोई बीमा नहीं होती, तो ये यहाँ पर केल्विन टेम्परेचर है, और टेम्परेचर की जो बीमा होती है वो थीटा होती है, तो यहाँ हम कर देंगे थीटा इनवर्स। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि गैस नियतांक की जो बीमा है यह ml स्क्वायर T-2 थीटा इनवर्स होती है। अच्छा, अगर इसका हम आंकिक मान देखें
तो आंकिक मान जो है इसको याद रखे रहिए। अब यहाँ पर चूंकि इसका निकालना आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसकी वैल्यू 8.31 और मात्रक आपने देखा था यहाँ से जूल पर मोल केल्विन होता है। तो गैस नियतांक आर का मान आप लोग अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। ये 8.31 जूल पर मोल केल्विन होता है। इसके बाद आता है गैसों का अणुगति सिद्धांत, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेज। तो गैसों का अणुगति सिद्धांत क्या है? हम गैसों के अणुगति सिद्धांत को देखें तो गैसों के अणुगति सिद्धांत में जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि गैसों का अणुगति सिद्धांत क्या है, आपको मालूम है कि गैसों का आयतन यानी द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होता है उसे हम गैस कहते हैं। अब हम लोग देखें कि गैस के अणुओं का यानी गैस का अणुगति सिद्धांत क्या है, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस क्या है। तो इसमें पहला सिद्धांत ये, हम गैसों का अणुगति सिद्धांत आपको बताने जा रहे हैं। पहला सिद्धांत ये है कि गैस के सभी अणु, किसी भी गैस के जितने भी अणु होते हैं सभी अणु दृढ़ होते हैं। दृढ़ माने बहुत कड़े होते हैं। गैस के अणु को आप चाहें कि पकड़ करके दबा दे तो गैस के अणु को आप दबा नहीं पाएंगे। तो गैस के सभी अणु एक जैसे होते हैं, दृढ़ होते हैं और अति सूक्ष्म होते हैं। गैस के एक अणु का आयतन गैस के संपूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य होता है। ये हम आपको अणुगति सिद्धांत की अवगृहतियां या अणुगति सिद्धांत के पोस्टुलेट्स हम आपको बताने जा रहे हैं या अणुगति सिद्धांत की परिकल्पनाएं बताने जा रहे हैं। तो पहली परिकल्पना या पहली अभिगृहित को आपको याद रखना होगा कि गैस के समस्त अणु एक जैसे अति सूक्ष्म दृढ़ होते हैं और गैस के एक अणु का आयतन संपूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य होता है। अब इसके बाद हम दूसरी परिकल्पना देखें तो अणुगति सिद्धांत की जो दूसरी परिकल्पना है वो ये है कि गैस के अणुओं के बीच, देखिए जब गैस के अणु बहुत दूर होते हैं तो गैस के अणुओं के बीच में आकर्षण बल लगता है। जब गैस के अणु बहुत दूर होते हैं ना तो वो एक दूसरे के नजदीक आते हैं और जब नजदीक आने लगते हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण का बल लगने लगता है, यानी गैस के अणु फिर दूर होने लगते हैं। तो जानते हैं क्या होता है, गैस के अणु आकर के आपस में टकराते हैं और दो क्रमागत टक्करों के बीच गैस के अणुओं के द्वारा चली गई दूरी जो होती है वो गैस के अणुओं का माध्य मुक्त पथ कहलाता है और माध्य मुक्त पथ को लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। अब इसके बाद अगर हम देखें अणुगति सिद्धांत की तीसरी परिकल्पना, पहली परिकल्पना हुई, दूसरी परिकल्पना हुई। अब अगर हम तीसरी परिकल्पना को देखें तो तीसरी परिकल्पना में हम आपको बता दें कि गैस के अणुओं का जो टक्कर होता है ये पूर्णतया प्रत्यास्थ होता है। माने गैस के अणु जब आपस में टकराते हैं ना तो टकराने पर ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। तो गैस के अणुओं का जो टक्कर होता है यह पूर्णतया प्रत्यास्थ होता है, यानी गैस के अणुओं के टक्कर में ऊर्जा जो होती है वह संरक्षित होती है। अब इसके बाद हम अगला यानी चौथा अणुगति सिद्धांत की चौथी परिकल्पना देखें। चौथी परिकल्पना ये है कि गैस के अणुओं में लगने वाला समय
दो क्रमागत टक्कर, दो क्रमागत टक्कर का मतलब क्या? गैस के दो अणु हैं, आकर के टकराए, टकरा करके वापस गए, फिर आकर के टकराए। तो गैस के अणुओं के टक्कर में लगने वाला समय दो क्रमागत टक्करों के बीच लगने वाले समय की तुलना में नगण्य होता है, बहुत ही कम होता है। अब इसके साथ साथ हम देखें पांचवी परिकल्पना कि गैस के जो अणु होते हैं, बर्तन, जिस सिलेंडर, जिस बर्तन में गैस को रखा गया होता है, गैस के अणु उस बर्तन में सभी संभव दिशाओं में लगातार गति करते रहते हैं। यानी उस बर्तन के संपूर्ण आयतन में गैस के अणु जो होते हैं वो लगातार कंपन करते रहते हैं। और फिर हम आपको ये भी बता दें, छठवीं परिकल्पना, कि गैस के अणुओं का द्रव्यमान बहुत कम होता है और वेग बहुत अधिक होता है, इसलिए गैस के अणुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता है। अगर गैस के अणुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल काम करता तो गैस के अणु उड़ करके ऊपर जा ही नहीं पाते, गैस के अणु पृथ्वी पर ही रह जाते। तो गैस के अणुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता है। तो इस प्रकार ये अणुगति सिद्धांत की अवगृहित रहे, परिकल्पना रहे। इसके बाद हम लोगों को आदर्श गैस के दाब का सूत्र पढ़ना है, तो इन सबको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आज आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बताई गई, जिनमें सबसे पहले हमने आपको गैस के भौतिक गुणों के बारे में बताया। इसके बाद हमने बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, आदर्श गैस किसे कहते हैं, आदर्श गैस का समीकरण, गैस नियतांक का मात्रक, गैस नियतांक की बीमा, गैस नियतांक की वैल्यू, फिर अणुगति सिद्धांत की परिकल्पनाओं के बारे में बताया गया। तो ये सारे टर्म काफी महत्वपूर्ण हैं, इनको आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। और वैसे हमें उम्मीद है कि आज ये जितनी बातें आपको बताई गई हैं, ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।